हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में। आज की इस वीडियो में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जो समरी है उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, तो ऐसा मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले यूरोप से भारत पहुंचने के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज थी वो किसने की थी, तो वो वास्को डी गामा ने की थी, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, है ना। तो ये जैसे अगर हम भारत को देखेंगे ऐसे करके, तो ये इस साइड यानी पश्चिमी साइड में कालीकट पड़ता है, केरल में कालीकट, वहां पर ये पहुंचता है। किसकी मदद से पहुंचता है ये, तो गुजरात का एक अहमद इब्न मजीद नाम से व्यक्ति था, उसने इसको रास्ता बताया और उसकी मदद से ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, है ना। तो हम यहाँ पे आके जब ये कालीकट पहुंचा वास्को डी गामा, तो शासक था जमोरिन, कालीकट का शासक था जमोरिन, उसने इसका स्वागत किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर का व्यक्ति है तो इसको भगा दिया जाए या कुछ, अच्छे से बढ़िया से इसका स्वागत हुआ। फिर उसके बाद है कि वास्को डी गामा ने भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ किया। क्योंकि क्या हो गया, समुद्र का रास्ता, एक और समुद्र का रास्ता खुल गया। ऐसा तो था नहीं कि पहले व्यापार नहीं होता था। हमने प्राचीन भारत में देखा कि गुप्तों के समय में भी, और उसके बाद में सातवाहन इत्यादि काल में देखा कि रोम वगैरह से व्यापार होता था, यानी यूरोप से व्यापार होता था, लेकिन वो स्थल मार्ग से होता था, जिसमें काफी समय भी लगता था। अभी क्या हुआ, समुद्री मार्ग की खोज हो गई, इसलिए व्यापार के नए अवसर भी खुलते हैं, है ना। तो इसमें लिखा है कि वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। तो जो वास्को डी गामा था, इसने यहाँ से व्यापार किया काली मिर्च का, यानी काली मिर्च उसने यहाँ से ले जाके बेची, तो उसको 60 गुना फायदा हुआ। अब इससे क्या हुआ, अन्य पुर्तगाली जो व्यापारी थे वो भी इस चीज से प्रोत्साहित हुए। हर कोई मुनाफा कमाना ही चाहता है, तो और भी लोग आने लगे। फिर 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनके भारत आए। यानी फ्रांसीसी की जो कंपनी थी उसका ये गवर्नर बनके यहाँ पर आता है। कौन, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। वास्को डी गामा किसी कंपनी की तरफ से नहीं आता, ये स्वतंत्र रूप से एक मतलब नाविक कह लो, यात्री कह लो, ये घूमता खोज करता करता ऐसे करके रास्ते की खोज के लिए निकला था और ये आ पहुंचा था भारत। ठीक है, लेकिन जो पहला पुर्तगाली गवर्नर जो पहला बन के आया वो था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, जो क्या आया 1505 में। ओके, वास्को डी गामा 2 बार आया था भारत, ये याद रखना। पहली बार आया था 20 मई 1498 को। तो 1505 ईस्वी फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। तो पूछ लिया जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। देखो, पुर्तगालियों की ना जो नौसेना शक्ति थी वो काफ़ी अच्छी खासी थी, इसलिए ये लोग काफ़ी टाइम तक यहाँ पे सस्टेन रहते हैं इंडिया में। सबसे पहले आते भी पुर्तगाली हैं, अगर यूरोपीय शक्तियों के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले यही पुर्तगाली ही आते हैं, और सबसे बाद में भी यही जाते हैं। जब भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद इनको यहाँ से ज़बरदस्ती भगाया जाता है। कुल मिला के गोवा पर इनका अधिकार था, तो सबसे बाद में भी यही जाते हैं। और इन्होंने मतलब सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस किया था कि भाई हमें अपनी जो जल शक्ति है उसको मजबूत करना है ना। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनी लागू की थी। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। तो अगर क्रम पूछा जाए तो पहले आया फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में, उसके 5 साल बाद आता है 4 साल बाद आता है फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क। इसका क्या महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसने क्या किया था कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया, है ना। अब इससे क्या हो रहा है,
अब इन्होंने अपना एक मतलब टेरिटरी इन्होंने किसी से ऑक्यूपाई कर ली है, उसको ज़बरदस्ती छीन लिया। अब ये यहाँ बसना स्टार्ट करेंगे। यानी अभी तक ये क्या थे, कंपनी के रूप में जगह लेते थे भारतीय राजाओं से कि भाई हमें कहीं जगह दे दो, हम यहाँ पे अपनी फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश कर लें। लेकिन अब क्या होता है कि 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा छीना और उसे अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें अंग्रेजों के संबंध में देखें तो रॉबर्ट क्लाइव को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उसने प्लासी का युद्ध जीता था और उसके बाद में उसने कुछ क्षेत्रों की दीवानी जैसे 24 परगना बंगाल के नवाब से ले लिया था। इसी तरीके से इसने गोवा को छीन लिया, है ना। किसने? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। तो इसने भारत के बाहर कहाँ कहाँ पर अधिकार किया? तो जो मलक्का स्ट्रेट है वहाँ पर और फारस की खाड़ी के मुहाने पर हरमुज पर अधिकार कर लिया। कुल मिला के ये ऐसे चोक पॉइंट ढूंढ रहे हैं समुद्र में जहाँ से कि सारे यूरोप और भारत का व्यापार होता है। अगर ये इसी जगह को मतलब अपना अधिकार जमा लेंगे तो फिर क्या होगा कि इनकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से गुजरने वाले जो भी जहाज होंगे वो इनकी अनुमति के बिना नहीं जा सकते। यानी आने जाने वाले जहाज़ों से ये टैक्स वसूलते थे, खुद तो व्यापार करते ही थे। तो कुल मिला के ये क्या कर रहे हैं, अपना मतलब सर्वस्व स्थापित करना चाह रहे हैं, है ना। मैप में देखना ये हरमुज कहाँ है, आपको दिखेगा। और इधर साइड फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज और ये मलक्का जो इधर इंडोनेशिया वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे मलक्का दिख जाएगा, है ना। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में एक नीनो डी कुन्हा था। अल्बुकर्क के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है नीनो डी कुन्हा। यह 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा, यानी बीच में कोई और भी रहा होगा। जो महत्वपूर्ण गवर्नर है वो है फिर अल्बुकर्क के बाद में नीनो डी कुन्हा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी, अच्छा मतलब अब इसमें ये दे रखा है कि किसने कहाँ के रास्ते की खोज की, है ना। तो वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की और मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा, यानी स्पेन की तरफ से भेजा गया था, लेकिन ये था मूलतः इटली निवासी कौन? कोलंबस। ठीक है, तो मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका के मार्ग की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, है ना, कुक जल संधि भी है अगर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के मैप में। तथा हॉलैंड के तस्मान ने, यानी हॉलैंड निवासी था जिसे नीदरलैंड कहते हैं, हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमंस लैंड जिसे कहते हैं तस्मानिया, ठीक है, तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। ये भी ऑस्ट्रेलिया के पास ही मिलेगा। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने कोचीन में कराया था। इनमें पुर्तगाली आए भी सबसे पहले थे, है ना। और पुर्तगाली जो गवर्नर था उसने ही पहला दुर्ग स्थापित किया। पुर्तगालियों में अगर देखा जाए तो सबसे पहला दुर्ग किसने स्थापित किया? तो अल्बुकर्क ने। और पूरे अगर यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में भी देखा जाए तो सबसे पहले अल्बुकर्क ने ही प्रथम दुर्ग स्थापित किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में है 1503 में कोची, अच्छा, और ये दुर्ग कहाँ पे स्थापित किया था? कोचीन में, जो कि पड़ता है केरल में। इसके बाद है कि अंजीदीव एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 में कराया गया। तो ये कन्नानौर और ये अंजीदीव में किसने दुर्गों का निर्माण कराया? तो अल्मीडा ने। ठीक है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। तो सबसे पहले ये लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहले मध्यकाल में अगर हम देखें तो सबसे पहले यूरोपियों से व्यापार संबंध जो होगा हमारा कहाँ से होगा? पुर्तगालियों से ही होगा। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम है। सबसे पहले आते हैं पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में यानी 1961 में वापस गए। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा था। यानी जब 1961 में यहाँ से भगाया गया गोवा से पुर्तगालियों को, तो अंतिम गवर्नर यहाँ का कौन था? मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा, जो कि रहा था 1958 से 1961 तक। ठीक है, अभी देखो इनमें से ये इतने सारे यहाँ पे यात्री आए हैं। किसी ने जैसे इसमें लिखा है कि ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और इस कुक के नाम पे ही कुक जल संधि भी है। हॉलैंड ने तस्मान यानी वर्तमान तस्मानिया की। तो मैं एक बार अगर इन्हें मैप पे दिखा दूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से याद हो जाएगा।
शायद दिख रहा होगा इसमें। ओके ठीक है, देखो हमने इसमें पढ़ा था कि पुर्तगालियों ने क्या किया था कि मतलब अपनी जो ना नौसेना शक्ति जो थी उसको ये काफ़ी बढ़ा रहे थे, है ना। इन्होंने ब्लू पावर पॉलिसी जो थी, सॉरी ब्लू वाटर पॉलिसी, उसको भी इन्होंने लागू किया था। ठीक है, तो इसके बाद में हमने देखा कि किसने ये सब किया था, तो अल्मीडा ने किया था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। उसने भारत से बाहर किन किन जगहों पर, किन किन रास्तों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो एक तो देखा था मलक्का जल संधि, जो कि यहाँ पड़ेगा, ये है इंडोनेशिया, मलेशिया और ये इधर सिंगापुर, इसके बीच में जो ये सकरा सा रास्ता है इसको बोलते हैं मलक्का जल संधि। ओके, और एक जो दूसरे जगह उसने अधिकार किया था तो वो था ये फारस की खाड़ी, सॉरी हॉर्मुज जल संधि, फारस की खाड़ी पड़ता है हॉर्मुज जल संधि। इधर है ईरान और इधर है ये ओमान। देखो वैसे तो ये यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, और ये यहाँ तक ओमान आता है, दिख भी रहा है, यहाँ तक ओमान आता है। लेकिन ये हल्का सा जो पॉइंट है ना ये ओमान का ही है, इसलिए अगर ये पूछा जाए कि हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों के बीच में है तो ये ओमान का एरिया है यहाँ पे, और इधर ईरान का। ठीक है, और हमने कौन सी लोकेशन देखी थी, तस्मानिया, है ना। तो ये है तस्मानिया। ओके, और न्यूजीलैंड की खोज की थी तो न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड हो गया। और कुक के नाम पे कुक जल संधि भी पड़ा है, तो कुक इसमें नॉर्थ और इसका जो साउथ वाले जो आइलैंड हैं इनको अलग करती है कुक जल संधि। और भी कुछ था क्या, बस शायद यही था। ओके ठीक है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का जनरल जोसेफ फेरेइरा बोसा था। जब भारत आज़ाद हुआ यानी 1947 में, तो गवर्नर कौन था, जनरल जोसेफ फेरेइरा बोसा। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ये तो समझ आ ही रहा है, सारी चीज़ें हमने देख ही ली हैं। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी इन्होंने, तो कोचीन में की थी, और दूसरी कहाँ पर स्थापित की थी, तो कन्नूर में की थी। ठीक है, कन्नूर में स्थापित की थी। और ये कोचीन वाला हमने पहले पढ़ ही लिया है, किसने स्थापित करी थी, ये अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। ओके, 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक ग्यासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। अब ये बंगाल की तरफ यानी पश्चिम से, अब ये पूर्वी जो तट है उस साइड आ रहे हैं और ये बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, बंगाल के शासक ग्यासुद्दीन महमूद शाह से अनुमति लेके। ठीक है, ग्यासुद्दीन महमूद शाह, और इन्होंने अनुमति लेके कहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्थापित की बंगाल में, तो सतगांव और चटगांव के एरिया में। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ध्यान रखना है। पुर्तगाली ना लूटपाट काफ़ी करते थे और इसी वजह से इनके झगड़े भी होते थे अन्य लोगों से, मतलब जो, क्योंकि इन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति जो थी, जल शक्ति, उसको इन्होंने मजबूत कर लिया था। तो जो इनकी नौसेना थी वो काफ़ी अच्छी खासी मतलब शक्तिशाली थी अगर बाकी यूरोपीय शक्तियों के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो। और ये लोग फिर क्या करते थे, जो भी यहाँ से अन्य यूरोपीय जहाज गुजरते थे या फिर भारत के भी अपने जहाज दूसरी जगह जा रहे हैं व्यापार करने के लिए, तो ये उनको लूट लेते थे। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, क्योंकि ये हुगली जो था ये लूटपाट का केंद्र बन गया था। तो किसने नष्ट किया, देखो शाहजहां ने, है ना, क्योंकि ये काफ़ी पहले की बात चल रही है। और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती तथा सुतनौती यानी कलकत्ता जो है उस वाली जगह पे, तो सुतानुती अथवा सुतनौती को चुना। किसने, जॉब चारनोक ने। कोच्चि जो कि पड़ता है केरल में, कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। मतलब पहले अंग्रेज किधर आ रहे हैं, पूर्वी तट पे, बाद में जा रहे हैं पश्चिमी तट पे। और पुर्तगालियों के हमने देखा वो थे पहले पश्चिमी तट पे, वो भी साउथ की तरफ, फिर जा रहे हैं पूर्व में, वो भी नॉर्थ की तरफ यानी बंगाल की तरफ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 ईस्वी में हुआ। ये सब ना यहाँ पे मैं पढ़ ही देती हूँ, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमको याद करना पड़े, कोई एग्जाम रेलिवेंट है नहीं, और बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं इसमें, याद होगा भी नहीं, काफ़ी टफ है, अगर कर सको तो ठीक है। पढ़ देती हूँ एक बार। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 में हुआ, इतना याद रहे काफ़ी है। जब लंदन के कुछ साहसिक व्यापारियों यानी मर्चेंट एडवेंचर्स ने एक समूह का गठन कर
30,133 पाउंड की वचनबद्ध अभिदत्त पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज व्यापार के लिए अभिप्रेत समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रीवी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिली, तथापि अगले वर्ष वे पुनः एकत्र हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज अभियान हेतु जहाज एवं अन्य साजो सामान खरीदने प्रारंभ किए तथा अपनी पूंजी को भी बढ़ाकर 68,373 पाउंड कर दिया। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने, ये याद रखना है कि किसने इनको चार्टर दिया था, तो 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। तो 1600 में बोला जाता है, बिल्कुल लास्ट डे है 31 दिसंबर। ध्यान रखना है, चार्टर किसने दिया था? महारानी एलिजाबेथ ने। चार्टर का मतलब है एक तरीके से मतलब परमिशन दे दी है ना, रिटन में परमिशन दे दी कि हाँ ठीक है आप लोग व्यापार कर सकते हो। तो कंपनी को रिटन में परमिशन मिल गई, इसका मतलब कंपनी को जो है ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल गया है ना। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था, यानी जब कंपनी का वहाँ पे स्थापना हो रही थी, कंपनी को जो ये चार्टर मिल रहा था, उस समय भारत में बादशाह कौन था? तो वो था अकबर। अकबर का अगर शासनकाल देखें तो 1556 से 1605 है और इसकी स्थापना हो रही है 1600 में। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम तथा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। तो अगर पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहाँ था, तो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में था। अगर पूछ ले अस्थायी कारखाना कहा था, तब भी आंसर यही होगा, जो कि 1611 में एस्टेब्लिश हुआ था जहांगीर के काल में। लेकिन अगर स्थायी कारखाने की बात करी जाए तो वो 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया सूरत में। ठीक है, अस्थायी और स्थायी दोनों में ध्यान रखना है। सूरत में मतलब सूरत में 1613 में अंग्रेजों ने किया और फिर डचों ने कब किया? तो सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। ठीक है, थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। तो स्वाली वाला जो जगह है जहाँ पे इनमें लड़ाई होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो थॉमस बेस्ट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने पुर्तगालियों को हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पुर्तगाल की थी राजकुमारी जिसका नाम था कैथरीन, उसका विवाह होता है इंग्लैंड के राजकुमार के साथ में जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। तो फिर उनको क्या मिलता है? यहाँ से बम्बई उपहार में मिलता है। और ये क्या करेंगे, इस बम्बई को, यानी जो राजा है ये बम्बई को कंपनी को उधार दे देगा और उससे कुछ पैसे ले लेगा कंपनी से। ठीक है, तो इसी में वही लिखा है कि जिसे उन्होंने, यानी इसको बम्बई की बात हो रही है कि बम्बई को उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। तो ये याद रखना है कि भारत से निष्कासित करने का आदेश औरंगजेब ने किसको दिया था? तो जॉन चाइल्ड को, यानी बच्चा था, इसने ऐसी नासमझी करी कि हज यात्रियों को ही बंदी बनाने लगा। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध, जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। यानी देखो यहाँ पे जो युद्ध होता है कर्नाटक का युद्ध, ये अगर युद्ध देखा जाए तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था यूरोप में। ऑस्ट्रिया एक देश है, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन होगा उसको लेके मतलब पहले से ही यूरोप में युद्ध चल रहा था अंग्रेज और फ्रांसियों के बीच में। उसी का विस्तार मात्र, यानी वहां पे जो एक तरीके से दोनों के संबंध खराब थे, इसके ब्रिटेन के और फ्रांस के,
उसका प्रभाव यहाँ भी देखने को मिलता है। तो ये अपनी जो गृह सरकार थी, यानी फ्रांस की कंपनी फ्रांस की सरकार से और ब्रिटेन की कंपनी ब्रिटेन की सरकार से अनुमति लिए बिना ही यहाँ पे ये युद्ध स्टार्ट कर देते हैं, जिसे बोलेंगे हम यहाँ पे कर्नाटक का प्रथम युद्ध। और कर्नाटक के प्रथम युद्ध का समय है 1746 से 1748। प्रथम युद्ध का मतलब एक और युद्ध होगा इसके बाद में, है ना, फिर उसके बाद में भी होगा। तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध का समय है 1740 से 1748 और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध 1740 से ही छिड़ा हुआ था वहां पे। तो गृह सरकारों की आज्ञाओं के विरुद्ध ही दोनों दल, अंग्रेज और फ्रांसीसी, 1740 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। ठीक है, तो युद्ध का तात्कालिक कारण क्या बनता है, जो मतलब अगर हम देखें भाई कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था, इसका मूल कारण अगर देखा जाए तो वो यूरोप से संबंधित था, जहाँ पे ये दोनों यानी फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ रहे थे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे कर्नाटक का जो युद्ध है ये क्यों हुआ, यहाँ पे तात्कालिक कारण अगर देखें तो उसका तात्कालिक कारण ये था कि जो अंग्रेज कैप्टन है बर्नेट, है ना, इसके नेतृत्व में फ्रांसीसी जहाज़ों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, तो कर्नाटक का नवाब कौन था उस समय, अनवरुद्दीन। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। यानी यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और वहां पे हुई थी एक्सला-सापेल की संधि। उस संधि के साथ में यूरोप का युद्ध समाप्त हुआ था और उसी संधि के तहत माना गया कि भाई कर्नाटक का युद्ध भी समाप्त हो गया। यानी अगर पूछा जाए कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जब समाप्त हुआ तो कौन सी संधि इसके बाद में जो है अस्तित्व में आई, तो वो आई एक्सला-सापेल की संधि। ठीक है, तो एक्सला-सापेल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। यानी स्थिति पहले जैसी फिर से हो गई। जो पहले स्थिति थी यानी मद्रास जो है अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आता था, तो फिर से अंग्रेजों को वो मिल गया। ठीक है, डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यानी अंग्रेजों ने जो बाद में जो कुछ किया है ना, बहुत सारे, जैसे अगर हम देखें सहायक संधि और ये घेरे की नीति, ये सब अगर हम देखें तो ये इनकी प्रेरणा का स्रोत क्या रहा है, ये डुप्ले ही रहा है। डुप्ले ये सारे प्रयोग कर चुका है पहले। तो जो पुर्तगाली गवर्नर है डुप्ले, उसको बोला जाएगा यूरोपियों का मार्गदर्शक। तो डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। तो जो फ्रांस की कंपनी थी उसका नाम था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस, और किसके समय में हुआ, तो लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और वहाँ पे एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यही है कि फ्रांस की कंपनी जो यानी जो फ्रांसीसी जो थे वो यहाँ पे हार जाते हैं और मतलब वो अंग्रेजों से कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये था कि ये जो है ये सरकारी कंपनी थी, है ना, और वो एक निजी कंपनी थी। तो इनको हर चीज़ के लिए मतलब फ्रांस के राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी और उसमें देरी हो जाती थी, या फिर ये वहाँ का राजा तो नहीं अनुमान लगा सकता ना यहाँ एकदम से क्या एक्शन लेना है, और इस सब चीज़ में टाइम लग ही जाता था। ऐसी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं अब के जैसी, और ये निजी कंपनी थी, ये जो है अपना जैसा सही लगता था इनको यहाँ की स्थितियों के अनुसार ये फटाफट से निर्णय ले लेते थे। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। यानी फ्रांसीसियों की बात हो रही है, तो फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में आता है एक दल यहाँ पे, यानी वही पहला गवर्नर बनता है और सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है इनकी, किसकी, फ्रांसीसियों की। मैरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित हुई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की। डचों की पहली थी मसूलीपट्टनम और इनकी फ्रांसीसियों की दूसरी थी मसूलीपट्टनम, है ना।
डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते हैं। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था, यानी बिहार जो था सोरा और अफीम का प्रमुख निर्यातकर्ता क्षेत्र था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, ये हमने देख ही लिया, सोरा और अफीम के लिए प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फ्रांसीसी। ठीक है, तो जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं ना, ये काफ़ी बनते हैं कि किसकी कंपनी कहाँ थी, इस तरीके से। वैसे तो इसमें सारे फैक्ट दिए हुए हैं, लेकिन अगर हम इसे मैप पे देख लेंगे ना, खुद ही लोकेट कर लो, या तो इंडिया का मैप बना के पुर्तगालीज का अलग और इनका मतलब पुर्तगाली कंपनी कहाँ थी और ये कहाँ थी, तो वो थोड़ा सा हमें याद हो जाता है। एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, मैं पढ़ के बोल दूँगी, मतलब हो सकता है ऐसे ना दिखे। देखिए, ये है यहाँ पे डचों की फैक्ट्रियाँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंडिया का मैप है यहाँ तक, बंगाल साइड है ये वाली, और यहाँ से ये गुजरात स्टार्ट हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा हो तो, क्योंकि मुझे इतने से ही काम था तो मैंने इतना ही बनाया। तो देखो यहाँ पे चिनसुरा, कासिम बाजार और बालासोर। ठीक है, बालासोर उड़ीसा में पड़ता है और ये दोनों बंगाल में पड़ते हैं। तो यानी चिनसुरा में भी इनकी कंपनी थी, कासिम बाजार में भी थी, उधर बालासोर में भी थी। अगर मतलब इस पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा मोटा मोटा हमें समझ में आ रहा है कि डचों की ज़्यादातर कंपनियां किधर हैं, या कंपनी कह लो, फैक्ट्री कह लो, वो सब पूर्वी तट पर है ना। और अगर हम इधर पुर्तगालियों की देखेंगे तो वो काफ़ी सारी मतलब इधर पश्चिमी तट पर है ना, पूर्वी तट पर उनकी एक आधा मिलेगी और ज़्यादातर इधर हैं। और इधर ये अंग्रेजों की है, अंग्रेजों की भी पूर्वी तट पर ज़्यादा मिलेंगी। और इनके एक बार मैं नाम पढ़ देती हूँ, आप चाहो तो इसमें से देख के, या फिर इसमें घटना चक्र में जो जो लोकेशन दी है उसको एक बार मैप पे बना लोगे तो ये रटना नहीं पड़ेगा, ठीक से याद हो जाएगा अच्छे से। मतलब बार बार उसको एक दो बार देखोगे तो देखने से ही थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हाँ कहाँ क्या है। तो चिनसुरा, कासिम बाजार और बालासोर, ये जो देखो ब्लैक कलर से लिखा है ये सारी लोकेशन है, ब्लू कलर से इनके बारे में कुछ मतलब महत्वपूर्ण बातें होंगी वो लिखा हुआ है। तो उसके बाद में यहाँ पे है ये भीमलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, निजामपट्टनम, पुलिकट और ये है नागपट्टनम। ठीक है, ये सारे के सारी इधर हैं। और यहाँ पे है ये सूरत, जो कि डचों के एकमात्र, अगर इस साइड देखें हम तो ये सूरत है। यहाँ पे ही स्वाली पड़ता है, जहाँ पे स्वाली में युद्ध भी होता है। हमने देखा था पुर्तगालियों का युद्ध होता है ना, तो इधर ही यहीं पे स्वाली है, सूरत के पास ही। तो ये सब देख लिया। अब इसमें लिखा क्या है वो एक बार मैं बता दूं। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1605 में प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित होती है इनकी। पुर्तगालियों को हराकर पूर्वी तट पर कॉटन ट्रेड में सक्रिय होते हैं ये लोग, मतलब डच जो हैं। जैसे अगर हम क्रम देखें ना, पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज हैं, फिर फ्रांसीसी हैं। तो डच हराएंगे पुर्तगालियों को, फिर अंग्रेज हराएंगे डचों को, इस तरीके से मतलब आगे वाला पीछे वाले को हराता चलता है। तो पुर्तगालियों को हराकर पूर्वी तट पर कॉटन ट्रेड में सक्रिय, तो ये कॉटन का ट्रेड ज़्यादा करते थे। 1759 में बेदरा यानी चिनसुरा में पश्चिम बंगाल में मीर जाफर, अंग्रेज वर्सेस डच यानी डचों की हार। कहने का मतलब यह है कि बेदरा का युद्ध होता है जिसमें कि अंग्रेज और डचों का, पश्चिम बंगाल में मीर जाफर अंग्रेज एक साइड होते हैं और डच एक साइड होते हैं, जिसमें डचों की हार होती है, जिसे कहते हैं बेदरा का युद्ध। कब है ये? 1759 में। बेदरा यानी चिनसुरा, ये वाला चिनसुरा। ठीक है, केरल में भी ये लोग सक्रिय थे। यहाँ पे केरल में भी थोड़ा बहुत देख लें, यानी पश्चिमी तट में अगर देखें तो ये सूरत और केरल। ठीक है, और इनकी फैक्ट्री हमने यहाँ देख ली। कितनी सारी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 तो पता होनी चाहिए, एक आधा और होगी तो देख लेना, वैसे तो महत्वपूर्ण यही है। अब इधर पुर्तगालियों की बात करें तो यहाँ हुगली में, और 1632 में हुगली में होगी मछलीपट्टनम, पुलिकट, नागपट्टनम, थुत्तुकुड़ी। और इधर देखें तो ये हो गया सूरत, दमन, दीव, दादर नागर हवेली, बसीन, बॉम्बे, गोवा, मैंगलोर, कन्नूर, कालीकट, कोचीन और कोलम। ठीक है, तो इसमें ये कन्नूर, गोवा और कोचीन ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनकी गोवा भी राजधानी बनती है और इनकी क्या बोलते हैं, पहली राजधानी इनकी कोचीन बनती है। कहाँ है कोचीन? कोचीन ये रहा, कोचीन। पहले कोचीन बनती है फिर गोवा बनती है। ठीक है, तो इसके बारे में जो
ब्लू में कुछ लिखा है वो मैं बता देती हूँ कि मलाया के मलक्का मतलब जो मलक्का हमने देखी जल संधि उस पर अधिकार करते हैं, हरमुज पर भी कब्जा करते हैं। ये दोनों भी मैप में मैंने दिखाया ही था। 1503 में सबसे पहले ये कोचीन में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। 1505 में सेकंड फैक्ट्री जो बनती है इनकी कन्नूर अल्मीड़ा के काल में, और कोचीन को ये राजधानी भी बनाते हैं जो कि इनकी पहली राजधानी बनती है। ठीक है, तो पहली फैक्ट्री भी कोचीन और इनकी पहली राजधानी भी कोचीन हो गई। और 1505 में सेकंड जो फैक्ट्री इनकी कन्नूर में, और इस समय अल्मीड़ा जो है वो गवर्नर बनता है 1505 में। ठीक है, 1505 में यानी अल्मीड़ा होता है यहाँ तक, फिर उसके बाद में हाँ अल्मीड़ा, ठीक है। फिर है सेकंड राजधानी जो है इनकी वो गोवा बनती है 1530 में। जो कौन था उसके, बीजापुर का शासक था ना शायद, हाँ, जिससे गोवा छीना जाता है। उसके बाद में गोवा को ये लोग राजधानी बना लेते हैं। 1612 में सूरत में पराजित, अंग्रेजों से स्वाली में। ओके, तो जो सूरत में यहाँ मैंने दिखाया था ये स्वाली, इस जगह पे ये लोग यानी जो पुर्तगाली हैं वो अंग्रेजों से हार जाते हैं युद्ध में। 1612 में ये युद्ध होता है। फिर है ये अंग्रेजों की फैक्ट्रियाँ, यहाँ हुगली में हैं और इधर यहाँ कलकत्ता में, विशाखापट्टनम, मसूलीपट्टनम, और ये मद्रास में है फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से है मद्रास में। ठीक है, और यहाँ पे है फोर्ट सेंट डेविड, और इधर हो गया कुन्नूर। कुन्नूर में हमने देखा था इनकी भी थी, इनकी दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में ही थी, कुन्नूर। और इधर यहाँ गोवा, बॉम्बे और सूरत। ठीक है, सूरत में फर्स्ट स्थाई मतलब पहली स्थाई जो फैक्ट्री थी वो इनकी सूरत में बनती है, और अस्थाई जो बनती है इनकी मसूलीपट्टनम में बनती है। ये हमने घटना चक्र में भी पढ़ा था। तो मसूलीपट्टनम गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था। सूरत में 1613 में स्थाई कारखाने की अनुमति मिली थी 1613 में। और ये किससे मिली थी इन्होंने जो अनुमति ली थी स्थाई कारखाना बनाने की, तो जहांगीर से ली थी। ठीक है, अब एक और है ये फ्रांसिसियो वाली। ठीक है ना, तो यहाँ पे है चंद्रनगर, और इधर यनम, पांडिचेरी, कराईकल और ट्रैंकोवर, और इधर है ये माहे। ये मैंने रिवर बना दिए हैं, ऐसे पूछ लेते हैं, खासकर यूपीएससी में तो बहुत पूछते हैं। कोई भी लोकेशन होती है उसके पास अगर कोई नदी जा रही तो उनका फेवरेट टॉपिक रहता है। तो ये अगर हम गोलकुंडा को देखें तो गोलकुंडा गोदावरी के साउथ में आता है, और यनम इससे थोड़ा ऊपर आता है, पांडिचेरी कृष्णा के थोड़ा नीचे, और ये कराईकल हो गया, और ये ट्रैंकोवर कावेरी नदी के पास, और इधर ये माहे। ठीक है, और पहली फैक्ट्री जो थी फ्रांसिसियो की वो सूरत में थी। 1664 यानी लुई 14वें के काल में कंपनी बनती है, और कंपनी का नाम होता है द इंडिस ओरिएंटलेस। वेलिकोंडापुरम के सूबेदार शेरखां ने फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी ली, यानी वेलिकोंडापुरम का सूबेदार था शेरखां, उससे फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी ली थी। ठीक है, इस पांडिचेरी को शेरखां से लिया था। किसने लिया था? फ्रैंको मार्टिन ने। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।